चलिए बच्चों, आज हम लोग रिवाइज करेंगे रेशियो वाला चैप्टर, ठीक है। और रेशियोज़ की अगर मैं बात करूं, आपको पता है हमारे रेशियोज़ 4 तरह के होते हैं। ये वाले रेशियो किस काम आते हैं रिया? सर हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने। एग्जैक्टली, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को रीपेमेंट करने के लिए हम कितने स्ट्रांग हैं, है ना। और ये वाले किस काम आते हैं हार्दिक? लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के पैसे हम समय पर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये इस चीज़ को जानने के काम आते हैं। आरजू बेटा, ये किस काम आते हैं? बिजनेस की परफॉर्मेंस तो बेटे इससे पता चलती है। ये कार्तिक हमें बता रहा है ये किस काम आते हैं कि हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज का मतलब जैसे इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वर्किंग कैपिटल। मैंने कहा था इस लिस्ट में और भी होते हैं जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, पर हमारे सिलेबस में 1 2 3 4 मेन यही हैं। तो हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज कितने अच्छे से यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये वाले रेशियो हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए, अब मैं आपके साथ पहले रेशियो डिस्कस करूंगा। पहले रेशियो का नाम है लिक्विडिटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी होता है। इसके अंदर 2 रेशियोज आएंगे हमारे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है। सुनिएगा ज़रा। लो बेटे, करंट रेशियो हमारे सामने है। करंट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो करंट रेशियो में होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, करंट एसेट अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर देखूं तो ये सारी करंट एसेट होती हैं, ठीक है, और ये सारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर वाली तो सारी करंट एसेट हैं, पर जब आप ये रेशियो निकालोगे तो देखो करंट लायबिलिटी तो आपको सारी की सारी कंसिडर करनी है एज इट इज, पर करंट एसेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि करंट रेशियो निकालते टाइम आपको इग्नोर करनी होंगी, ठीक है। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आपको एज इट इज़ लेना है, ये आपको एज इट इज़ लेने हैं, ठीक है। इसके अंदर से, इन्वेंट्री के अंदर से आपको लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और कंज्यूमेबल्स को हटाना है। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट हेल्ड फॉर सेलिंग पर्पस। ये बिजनेस के अंदर यूज हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो इन्हें हम नहीं लेते हैं। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं ट्रेड रिसीवेबल की, इसके अंदर आती हैं 2 चीज़ें। क्या क्या? बीआर और डेटर्स। तो आपको डेटर्स वो वाले लेने हैं जो अच्छे वाले हैं। अगर आपको किसी डेटर पे शक है, यानी कि आपने किसी डेटर का प्रोविजन बना रखा है, तो वो प्रोविजन माइनस करके आपको लेना होगा। अच्छा, वैसे ये प्रोविजन अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो इसके अंदर भी दिया जा सकता है आपको। अगर प्रोविजन यहाँ दे रखा है मान लो 100 रुपये का, और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है मान लो 1000, तो क्या करोगे? तो आप 900 रुपये ही लोगे। समझ रहे हैं आप? कब? जब आप करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल को कंसिडर कर रहे होंगे। बात समझ आई है मेरी? आगे चलूं। अच्छा, करंट रेशियो की आप बात अगर हम करें तो 2:1 इसका आइडियल रेशियो माना जाता है। मतलब अगर एक बिजनेस की करंट लायबिलिटीज 100 रुपये की हैं तो कम से कम उसके पास करंट एसेट्स 200 रुपये की होनी चाहिए, उससे नीचे ना हो, चाहे थोड़ी उससे ऊपर हो जाए, वो अच्छी बात है। क्लियर है? ठीक है। कि इसके अंदर कोई और डाउट हो उल्टा सीधा? नहीं? 1000 और 100 वाली बात मैं ये कह रहा था, अगर आपके यहाँ पर डेटर्स 1000 रुपये के हैं और इसके अंदर से ये वो हैं जिसके ऊपर हमें शक है, तो बेटे 100 रुपये के पे तो हमें खुद ही शक है, इसका मतलब हमें पूरी उम्मीद है 900 रुपये मिल जाएंगे। तो वो 900 रुपये के डेटर ही कंसिडर होने चाहिए जब आप करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल लोगे। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं अगले रेशियो की तरफ। अच्छा, अगला रेशियो हमें जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा हमें, 1 मिनट, क्विक रेशियो की तरफ। लो जी, क्विक रेशियो की अगर मैं बात करूं
तो क्विक रेशियो के अंदर करंट लायबिलिटीज का वही मतलब है जो करंट रेशियो के अंदर था। इसके अंदर ऊपर करंट एसेट की जगह पर क्विक एसेट्स आएंगी। अच्छा मेरी बात सुन लीजिएगा, क्विक एसेट्स कैसे आएंगी। सबसे पहले करंट एसेट्स ले लो एक बार। करंट एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, इन्वेंट्री आता है, और ये हो गई हमारी अदर करंट एसेट्स। ठीक है, ये आ गई हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाला करंट इन्वेस्टमेंट्स, और ये आ गई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। याद नहीं आ रहा, एक बार सुनो, अभी सबको याद आ जाएगा। इसके अंदर एक बार बैलेंस शीट देखना, देखो ज़रा करंट एसेट्स देखो क्या क्या है। सबसे पहली क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। देखो टैली करा देता हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर आती हैं। आ गई पहली, ठीक है। दूसरा आइटम क्या है, इन्वेंट्री हमारा इसके अंदर ये आ गया। ठीक है, लो जी, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल ये रहे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा। हाँ, उसके बाद था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर था सारे आ गए। अच्छा, ये सारी मिलकर क्या बना रही हैं, पर हमें ऊपर क्या रखना है, क्विक एसेट। तो क्विक एसेट वो होती हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे ये ऑलरेडी कैश में ही है तो ये लेना है आपको, मतलब ये क्विक एसेट का पार्ट बनेगा। ये इनसे अगला स्टेप पैसे मिलना ही तो है ना, तो ये भी क्विक एसेट्स के अंदर आएंगी। स्टॉक कोई ज़रूरी नहीं है, स्टॉक की बिकी जाएगा और ज़रूरी नहीं है कैश में बिके, तो इसे आप इग्नोर करेंगे जब आप क्विक एसेट्स लेंगे। ठीक है, ये इनकम कमा ली है, बस मिलनी बाकी है, तो ये आप लेंगे, पर आप प्रीपेड नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि प्रीपेड आपने पैसे पहले ही दे रखे हैं, बस सर्विस लेनी बाकी है, तो पैसे तो नहीं मिलेंगे ना, तो ये आप इग्नोर करेंगे। ये करंट एसेट्स है, ये क्विक एसेट है, पर ये क्विक एसेट नहीं है। ठीक है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें आप कभी भी बेचकर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, और ऑनलाइन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट्स को बेचना बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर पैसा आपके खाते के अंदर आ जाता है, अकाउंट के अंदर, तो कैश में इजीली कन्वर्टेबल है। तो ये भी क्विक एसेट का पार्ट होगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने लोन्स दे रखे हैं, बस मिलने बाकी हैं, अगला स्टेप पैसे का मिलना ही तो है, तो ये भी क्विक एसेट होगा। इसका मतलब करंट एसेट्स में से क्या क्या हटाना है, एक इन्वेंट्री हटाना है और एक, बाकी सब मिलकर आपकी क्विक एसेट्स बना देंगे। क्लियर है मेरी बात? तो क्विक एसेट्स बेसिकली क्या है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड निकाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्विक एसेट्स। और क्विक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 1:1 ही हमारा आइडियल रेशियो माना जाता है, कि अगर हमारी करंट लायबिलिटीज 100 रुपये की हैं तो हमारी क्विक एसेट्स कम से कम 100 रुपये की ज़रूर हों। ठीक है, आगे चल सकते हैं हम। चलिए, तो हमने अपनी पहली जो रेशियो की टाइप थी वो डिस्कस कर ली है। हमारा अगला जो रेशियो आएगा वो आएगा, हाँ वो हम अभी डिस्कस करेंगे अपने थोड़ी सी आगे चल के। लो बेटे, अब हमारे दूसरे टाइप के रेशियो आएंगे जो कि होते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये रेशियो उन लोगों के काम आते हैं जिनको हमसे पैसे लॉन्ग टर्म में लेने हैं, यानी कि इनके लिए काम आते हैं। समझ रहे हैं आप, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के। इसके अंदर हमारे जो रेशियो हैं वो कितने तरह के हैं जी, 4 तरह के रेशियो हैं। हमारा पहला रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो के अंदर क्या होगा, डेट इक्विटी रेशियो में आपको ऊपर तो रखना है, यानी कि न्यूमरेटर में आपको क्या रखना है, डेट, ठीक है, और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर इक्विटी की वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, और डेट के अंदर आपको पता ही है क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म, और ये आपको रेयरली देखने के लिए मिलेगा इसका कोई, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे। मतलब नॉर्मली ये दोनों मिलकर ही आपका डेट की वैल्यू दे देंगे। और इक्विटी की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर शेयर कैपिटल और
और शेयर कैपिटल के अंदर आपको पता है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेट बता दिया और ये मैंने आपको इक्विटी बता दिया। पर इक्विटी ये जो मैंने आपको बताया है ये डायरेक्ट मेथड है, मतलब अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो मुझे इक्विटी मिल गया। एक और भी तो तरीका है, इनके टोटल में से ये माइनस कर दो तो भी तो आपको इक्विटी मिल जाएगा, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। तो इक्विटी की एक वैल्यू तो ये रही, दूसरी वैल्यू क्या होगी, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस, याद रहेगी। तो मैं आपके साथ वो दूसरी अप्रोच जिसे कि हम इनडायरेक्ट अप्रोच कहते हैं, किस चीज़ की, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी, मैं वो आपके साथ अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका आइडियल रेशियो 2:1 माना जाता है, मतलब अपने पैसे के मुकाबले बाहर का पैसा डबल होना चाहिए, सही है ना। लो बेटे, इनडायरेक्ट अप्रोच एक बार आप देखेंगे मेरे साथ, हाँ जी सब लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने अभी बोला पीछे, टोटल एसेट में से आपको क्या माइनस करना है, ये दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटी तो कहलाती हैं, तो आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करनी है। फिर मैंने नीचे क्या किया, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको दो हिस्से में तोड़ दिया, नॉन करंट एसेट और माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मिलाकर वर्किंग कैपिटल का नाम दे दिया, तो ये एज इट इज आ गया और इन दोनों से मिलकर वर्किंग कैपिटल बन गया और इनसे मिलकर, समझ गए आप। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इक्विटी की वैल्यू डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच दोनों से निकाली जा सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा अगले रेशियो की तरफ। अगला रेशियो है हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये तो बेटे नाम में ही इसके फॉर्मूला आ जाता है। अभी खोलते हैं इसे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। लो जी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो ये कैसे निकलेगा, ऊपर आपको रखना है टोटल एसेट और नीचे आपको रखना है डेट, ठीक है। और टोटल एसेट के अंदर क्या क्या आएगा, ये दोनों मिलकर टोटल एसेट दे देंगे और डेट की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आप इसकी कोई रीडिंग चाहते हैं तो बताओ। कह रहा है दिस रेशियो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट एंड टोटल डेट। दिस रेशियो इज ओनली एन एक्सटेंशन, दिस रेशियो इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ, कह रहा है पिछले रेशियो की एक एक्सटेंशन है, बस एक और अलग नजरिया है बस, और कुछ नहीं है, सही है। आगे चल सकते हैं, चलिए। इसी कैटेगरी के अंदर हमारा जो अगला रेशियो आएगा, लो जी, हमारा इसके अंदर अगला रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो होता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। जी, ऊपर आपको रखना है शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी, ठीक है, यानी कि इक्विटी। और आपको पता है इसको निकालने की डायरेक्ट और अप्रोच और इनडायरेक्ट दोनों अप्रोच होती हैं, ठीक है। और नीचे टोटल एसेट, टोटल एसेट सबको पता ही है कि क्या होती हैं, सही है ना। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे कुछ रेशियो ऐसे हैं जो हमारा बहुत सारा टाइम लेंगे, ठीक है। अब हमारा इसके अंदर अगला रेशियो आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये वाला हमारा जो रेशियो है, ये वाला, इसके अंदर देखिएगा क्या होगा। अगर आपको कहानी याद हो तो मैंने इसके साथ एक स्टोरी रिलेट की थी, मैं वो स्टोरी लगा दूंगा अभी। इसके अंदर मुझे जो न्यूमरेटर में रखना है वो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट का खर्चा, ठीक है। याद है या वो स्टोरी लगाऊं मैं कि मैंने ऐसा क्यों बनाया था, ये फॉर्मूला याद है, बताओ ना। चलो कोई नहीं, एक बार स्टोरी दोबारा से डिस्कस करते हैं हम अभी, ठीक है ना। और पहले वो स्टोरी हम यहाँ से चलते हैं, उसके बाद हम नीचे का एक बार देखेंगे, ठीक है। लीजिएगा ज़रा,
आप एक बार फॉर्मूला यहाँ से लर्न तो कर लो ज़रा कि ये कैसे बना है, तभी तो कनेक्ट कर पाओगे। फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और जिस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ही माइनस ना हो उसमें से टैक्स कैसे माइनस हो सकता है कि नहीं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आप कह सकते हैं। ठीक है, स्टोरी क्या थी सुनिएगा। स्टोरी ये थी कि मान लो मैं किसी राम से 4 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ, ठीक है, और राम मुझसे हर महीने आप इसे मंथली और ईयरली कैसे भी चेक कर सकते हैं, मैं स्टोरी मंथली समझा रहा हूँ। राम मुझसे हर महीने कितना इंटरेस्ट लेगा, मतलब राम मुझसे यहाँ कितना लेगा, यहाँ 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। राम मुझसे यहाँ कितना इंटरेस्ट लेगा, 4,000 इंटरेस्ट लेगा। तो राम ने आज ही मुझसे एक बात पूछ ली, ये बताओ कमाते कितना हो। मैंने कहा मैं कितना कमाता हूँ हर महीने, ये मेरी सैलरी है, मैं सैलरी कमाता हूँ 55,000 की। तो राम ने बोला अच्छा 55,000 कमाते हो और खर्चा भी तो होता होगा फिर। मैंने कहा हाँ, मेरे घर पे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो राम ने बोला 55,000 तो इसे बोलते हैं इनफ्लो, और ये सब क्या है, आउटफ्लो। और अच्छा ये भी मेरे लिए एक आउटफ्लो ही है, पर राम अभी कह रहा है, चलो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। राम कह रहा है इनफ्लो कितने का है, 55 का। अच्छा खर्चे कितने हैं, खर्चे हैं 31 के, तो कितना बच जाएगा, 24। राम का अभी इसमें से माइनस होना बाकी है कि नहीं। तो राम कह रहा है अच्छा 24 बचते हैं, और राम को लेने कितने मुझसे, तो राम नीचे अगर अपना रख दे तो राम के लिए 6 टाइम मेरे पास बच जाता है। राम सोच रहा है कि उसे मुझसे कितने लेने हैं हर महीने, 4,000, और मेरे पास कितने बचेंगे बाकी सारे खर्च होने के बाद, 24,000 बचेंगे। तो इसका मतलब राम, बताओ ना राम के दिमाग में क्या थॉट आएगा, राम को लगेगा कि मैं 6 टाइम प्रोटेक्टेड हूं, मुझे 4,000 लेने हैं और उसके पास बचते 24,000 हैं, तो मुझे चिंता वाली कोई बात नहीं है। मेरी चिंता कब होती, अगर उसके खर्चे 31 की जगह पर 51 होते तो बचता कितना, 4 ही बचता, और उसे लेने भी, मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन 1 टाइम की है बस। फिर चिंता वाली बात थी कि यार बड़ा मार्जिनल बच रहा है, बिल्कुल बहुत ही किनारे किनारे का बच रहा है, ज़्यादा नहीं बच रहा है, फिर चिंता वाली बात बन जाती है। अब जैसे एक बच्चा है वो पास ही बिल्कुल पासिंग मार्क्स ला रहा है, तो बेटा चिंता वाली बात है, वो कभी भी फेल हो सकता है ना। पर अगर वो बच्चा ला रहा है 80%, 90%, तो फेलियर के चांसेस बहुत ही ख़त्म से हो गए ना, क्योंकि उसके मार्क्स इतने ऊपर हैं कि अगर वो मेहनत भी छोड़ देगा ना तो भी पासिंग तो ले ही आएगा। आप समझ रहे हैं, रिस्क की डिग्री ऑफ रिस्क रिड्यूस हो जाती है ना। आइए ज़रा, तो यही मैंने लिखा था। तो आप इसे बेटे क्या कहोगे, ये कितना बच रहा था 24, आप 24 को क्या कहोगे, दिस इज सेविंग बिफोर इंटरेस्ट ऑफ राम, है ना। तो वही तो हमने अपने फॉर्मूले में लिखा हुआ था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कॉस्ट। अब एक बार आप उसे पढ़ेंगे, पढ़िए ज़रा एक बार, फॉर्मूला कनेक्ट हो जाना चाहिए। और इसके अंदर कितनी प्रोटेक्शन सफिशिएंट मानी जाती है, 6 to 7 टाइम्स। अगर किसी को मुझसे 100 रुपये लेने हैं एज इंटरेस्ट, तो मेरे पास ये तकरीबन 600 से 700 रुपये का प्रॉफिट बचना चाहिए उसके खर्चे के लिए, सही है ना। इस रेशो का दूसरा नाम डेट सर्विस रेशो भी, डेप्ट मत बोला करो, डेट बोला करो, डेप्ट बोलते हैं, डेप्ट मतलब ऐसा लगता है कि चारों अल्फाबेट बोले जा रहे हैं, डेप्ट नहीं, डेट, ठीक है, डेथ मत बोल देना कोई, ठीक है। तो हम आगे चल सकते हैं। आइए, हमने अपनी 2 कैटेगरीज थी, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, दोनों कर लिए। अब हम आ गए हमारे एक्टिविटी रेशियोज के ऊपर।
एक्टिविटी रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारा पहला रेशियो आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री याद रखना, इन्वेंट्री यानी कि बचा हुआ माल, और बचा हुआ माल कोई भी किस वैल्यू पर वैल्यू करता है? बचा हुआ माल, अबे कैसे बच्चे हो, कॉस्ट प्राइस पर या अपने मार्केट प्राइस पर दिखाओगे? मैं कह रहा हूं मान लो, अबे चल जा यार, नखरे ना किया कर। आपने यहाँ पर कुछ माल खरीदा और वो माल 100 रुपये के हिसाब से खरीदा है, 100 रुपीज़ पर यूनिट, और यहाँ पर आपके 20 यूनिट बच गए और आप हर यूनिट को 150 रुपये का बेचते हो। ये सेलिंग प्राइस है आपका और ये आपका। अब बताओ मुझे 20 यूनिट का क्या कहोगे तुम? 20 यूनिट कितने के बच गए हैं? 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि 150 से? 100 से ही करोगे ना। तो इन्वेंट्री का सीधा रिलेशन कॉस्ट प्राइस से होता है कि नहीं? तो इसीलिए इस रेशो के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। इसके अंदर आपको डिनोमिनेटर में क्या रखना है? एवरेज इन्वेंट्री, जो कि कैसे निकलेगा? यहाँ का ओपनिंग इन्वेंट्री और यहाँ का दोनों के टोटल को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। ऊपर आपको रखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर मैं बात करूं तो उसको निकालने के कुछ हमारे पास तरीके होते हैं, सुनिएगा ज़रा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री, मैं ये दोनों डिस्कस करने के लिए एक लिंक के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको पता है इस रेशो के साथ में एक इसका रिलेटिव रेशो भी होता है। अरे इसका आंसर किस में आएगा? टाइम्स में। पर इसके साथ एक इससे जो निकलेगा, जैसे मान लो आंसर कितना आ गया? 3 टाइम, तो फिर आप 365 को 3 से डिवाइड कर इसे बोलते हैं एवरेज एज ऑफ, या फिर इन्वेंट्री होल्डिंग, या फिर इन्वेंट्री वेलोसिटी। याद है? तो ये रेशो कनेक्टिंग रेशो होते हैं दोनों, ठीक है ना। मतलब इसका रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? इसके ऊपर। जैसा इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। और ऊपर वाली चीज़ तो फिक्स है, सारी दुनिया के लिए ही फिक्स है, वो हमारे लिए थोड़ी है कि नहीं। तो अब मैं आपके साथ ये रेशो में ये दोनों चीज़ें डिस्कस करता हूँ ज़रा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएंगे? लो जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर मैं बात करूं एज पर 11th, ये 3 तरीके से निकल सकता है, चेक करो ज़रा, और जिसमें कंफ्यूजन हो मुझे बताना। आप कहोगे तो इसके अंदर लिंक है, मैं इसे ओपन कर सकता हूं, अगर याद ना आ रहा हो तो बताना। बोलो बेटे, 11th वाले में किसी में प्रॉब्लम है? ये लिंक ओपन करूं? नहीं? अब 12th वाले में आ जाओ। 12th वाले में ये सिस्टम कैसे बैठा हुआ है? हाँ जी, हाँ याद है, सबको याद है? नहीं है नीड समझाने की? कार्तिक है नीड? आओ 12th वाले। फिर बेटे एक बार ये थोड़ा सा ओपन तो करना पड़ेगा एक बार, 11th वाला। 2 मिनट नज़र डाल लें पहले इस पर, फिर हम आगे चल सकते हैं। यहाँ से बना हुआ था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बेटे ये चीज़ मिलकर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू दे देती है। मतलब इन तीनों में से ये आपको माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 37,000। 37 में से 13 निकाल दो तो क्या बन गया? 24। तो मैंने वो 24 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो भी मेरा प्रॉफिट सेम रहेगा जो ऊपर था। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिकली कैसे बना? ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को यहाँ भी रख दिया। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं सेल में से क्या माइनस कर दूँ, अगर मैं सेल में से जीपी माइनस कर दूँ तो भी मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और अगर ज़रूरी नहीं है हमेशा हमारे पास प्रॉफिट हो, जैसे मैं कहूँ 24,000 का माल आपने 20 में बेचा, अब यहाँ क्या हो रहा है? 24 का माल 30 में बेचा, तभी तो प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस होगा तो यहाँ पर आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या बन जाएगा? दिस प्लस दिस। है बेटे?
यहाँ प्लस आएगा और यहाँ ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, हो जाती हैं गलतियाँ। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को? Yes, sir. ठीक है, मैं इसे ज़रा सही कर दूँ वरना ये जीवन भर रह ही जाएगा। ओहो, ठीक है। 11th वाला आपको समझ आ गया। अब 12th वाले सिस्टम पे हम चल सकते हैं। 12th वाले सिस्टम में क्या था, पहले ज़रा मुझे इसके अंदर मार्किंग करा दो। इसके ये 11th का सिस्टम है ना, हाँ, इसके अंदर क्या मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ मिलकर ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाती है। अब ये आइटम 12th के फॉर्मेट में जहाँ जहाँ गए होंगे वही मिलकर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएगा। चलो ज़रा, आपको पता है 1, 2 और 3 ये चीज़ें मिलकर ये हिस्सा बनाती हैं। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ये लो, पहला आइटम हो गया मैच। अच्छा, आपको पता है कि ये यहाँ दिखता है परचेज, इसका मतलब ये भी आएगा। आपको पता है इन तीनों का और इन तीनों का क्या दिखता है, ये दिखता है, तो यानी कि चेंज इन इन्वेंट्री भी आएगा। उसके अलावा ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, वेजेस किसके अंदर जाएगा, हालांकि यहाँ से सैलरी भी उसी के अंदर जाता है, पर सैलरी नहीं लेना, ओनली वेजेस लेना है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहूँ, अब जैसे इनका वेजेस इसके अंदर गया है, फ्रेट और ये दोनों मिलकर बेटे इसके अंदर जाएंगे। इनके अंदर कोई भी डायरेक्ट खर्चा नहीं होता कभी भी। इसका मतलब क्या लिखूँ पूरी लाइन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि किसके अंदर अवेलेबल होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर और अदर एक्सपेंस, बस वो वाले लेने हैं। और ध्यान रखना, एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर एक्सपेंसेस के अंदर इनडायरेक्ट भी होते हैं, वो छोड़ने होंगे आपको। अब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं। डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो माल को बनाने तक की स्टेज में होते हैं, जिन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग खर्चा भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जिनका दूसरा नाम प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी होता है। सही है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम यहाँ की अगर बात करें, और एवरेज इन्वेंट्री आप सबको पता ही है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, एक बार पढ़िए ज़रा, ज़रूरी हैं। अच्छे हैं, ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन करते टाइम आपको ये बातें याद नहीं आती हैं, इसलिए नोट्स में लिखी हुई हैं। और जब हो जाए तो बता देना, कभी बैठे रहो मेरे बोलने के इंतज़ार में। पढ़ लिया? चलिए, अब हम बेटे आगे चलेंगे। हमारा ये रेशियो भी यहीं कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर इस रेशियो की मैं बात करूं तो सब क्या उम्मीद करेंगे कि ये रेशियो हाई हो कि लो हो। अच्छा सुनो, एक बात और सुनो, ऐसे रटते नहीं हैं। आप जानते हो इससे जो रिज़ल्ट मिलता है वो किस चीज़ में मिलता है, वो डेज़ में मिलता है। और अगर आप यहाँ 12 लोगे तो ये मंथ में मिलेगा। और हम ये पीरियड लो से लो रखना चाहते हैं, और इसका लो होना इसके हाई होने पर डिपेंड करता है। और आपको पता है ये खुद यहाँ से है, इसका मतलब हम इस रेशियो का रिजल्ट क्या चाहते हैं, ये हाई हो ताकि ये लो हो सके। सही है ना, याद रखिएगा। अगला रेशियो है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अभी लगाते हैं। लो जी, अगला रेशियो है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं, आपको सबको पता है डेटर्स कब बनते हैं। डेटर्स किसी भी बिजनेस के अंदर कब बन जाते हैं, जब हम किसी को उधार पर माल बेचते हैं, उधार पर, कैश में नहीं। इसलिए आपको ऊपर क्या लेना है, नेट क्रेडिट सेल लेनी है।
और नीचे आपको लेने हैं एवरेज TR। वाई एवरेज TR? क्योंकि डेटर्स और BR दोनों क्रेडिट सेल से ही तो बनते हैं, इसीलिए दोनों ही आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसका भी फॉर्मेशन समझाऊं क्या? अरे वो एक कलरफुल सा लिंक था, एक बार मैं दिखा देता हूँ। अब देखो वो एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है भाई, रिवीजन क्लास है ना ये वाला। हाँ, मकड़ी का जाल है कि नहीं, मकड़ी का जाल ही तो है। हाँ, तो वो नहीं हम डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। तो बेटे इस रेशियो के बारे में अगर मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करूँ तो ये दोनों ही तो टर्म्स हमें एक्सप्लेन करनी है, पर आप जानते हैं इससे जो रिजल्ट मिलता है वो किस में मिलता है? जो कि 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और इससे जो रिजल्ट मिलेगा उसका हम क्या करते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं, फिर हम ये वाले रेशियो पे चले जाते हैं, ये वाले रेशियो पे चले जाते हैं। इस रेशियो का नाम एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी या एवरेज एज ऑफ डेटर्स, ये तीनों। और ये निकलता कैसे है? 365 डिवाइडेड बाय TR, मतलब जो इसका रिजल्ट मिला होगा वो आपको यहाँ रखना होगा। और हम चाहते हैं इसका जो रिजल्ट हो जो कि डेज में होगा, ये सोच लो बेटे, दिस इज क्रेडिट पीरियड जो हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं कि जा 10 दिन बाद दे दियो, जा 20 दिन बाद दे दियो, और हम ये दिन कम से कम रखना चाहते हैं। भाई कोई भी बिजनेसमैन लंबा उधार नहीं देना चाहता, तो हम इसे लो रखना चाहते हैं, और इसका लो होना इसके हाई होने पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि ये हाई होना चाहिए, सही है। अब हम ज़रा इन दोनों टर्म्स को डिस्कस कर लें ज़रा, थोड़ा थोड़ा जो भी हम कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें आएंगी इसके अंदर। लिंक फॉर डिटेल्स में आ गए हम, लीजिए ज़रा। अगर नेट क्रेडिट सेल की अगर मैं बात करूं तो एक बार ये पढ़ेंगे आप और एक बार आप ये पढ़ेंगे। इसके अंदर ये वाला मैं आपको समझा दूंगा, ये वाले दोनों, आप ये बाकी का हिस्सा एक बार रीड कर लो बस। मैं थोड़ा जूम कर दूं, कुछ बच्चों की आंखें समय के साथ ख़राब हो गई होंगी। आजकल टीवी इंस्टा बहुत देखते हो, तो भाई फिर वही होगा ना, है ना। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑल दैट, पता नहीं कैसे टाइम पास हो जाता तुम लोगों का, भगवान जाने। इससे तो अच्छा है कुछ खेल लिया करो या किसी दोस्त से मिल लिया करो, है ना। खूब खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल गेम्स, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, व्हाटएवर। खैर चलो, लेक्चर हो गया। हाँ, पढ़िए ज़रा एक बार थोड़ा सा हिस्सा। हो गया? नोट पढ़ लिया ना, नोट भी पढ़ लेना, बस ये वाला नोट मत पढ़ना। आपको याद आ रहा है वैसे इस वाले नोट से कुछ? हाँ, मैनिपुलेशन हो जाता है। बेसिकली होता क्या है सुनिएगा। अब नहीं, लिंक ही लगाना पड़ेगा यार, मैं समझाता हूँ फिर भी। ये वाला जो इसमें, एक बार पहले थोड़ा सा रीड तो कर लो कि क्या लिखा है 2 लाइनों के अंदर, तभी तो मैं लिंक समझा पाऊंगा। कह रहा है वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स सो दैट इट मे नॉट गिव अ फॉल्स इंप्रेशन दैट ट्रेड रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड क्विकली, है ना। सुनिएगा लिंक। बड़ा अच्छा रायता है इसके अंदर बेटे। हंस रहे हो दांत निकाल के। आपने बहुत सारे लोगों को माल बेचा है, और जितना भी आप सेल करोगे, चाहे आप कैश में बेचो चाहे आप, सारी सेल यहाँ आती है। कितनी सेल की है आपने? 18 लाख। इसके अंदर कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। आपको पता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ आता है।
उसके अलावा शुरुआत में आपके डेटर कितने थे? 20,000। और आपके एंड में डेटर कितने हैं? 3 लाख। शुरू में आपके डेटर 20,000 थे और एंड में 3 लाख है। अच्छा, ये कैसे बढ़ गए? इसका मतलब आपने साल के बीच में बहुत सारे लोगों को उधार पर माल तो बेचा, पर उन्होंने अभी तक आपके पैसे दिए नहीं हैं। इसीलिए एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर हैविंग सो मेनी डेटर्स, है कि नहीं? सुनिएगा, अब बेटे एंड में जो डेटर्स बच जाते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमें अगले साल सबके सब पैसे दे देंगे। उनमें से कुछ लोग पैसे देने से मना भी कर सकते हैं, और उनमें से जो लोग पैसे देने से मना करेंगे उसके लिए बंदोबस्त इसी साल करोगे या अगले साल? इसी साल। क्यों करोगे भाई इस साल? मना तो वो अगले साल करेंगे अगर किया तो, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है मना करें। बोलो। तो अभी बेचा है, इसी साल में बेचा। एक तो ये कि माल इस साल बेचा है, आपने इस साल माल बेचा तो इनकम इस साल रिकॉर्ड करिए, और जब आपने इनकम इस साल रिकॉर्ड किए तो खर्चा भी तो इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने यहाँ कोई इनकम ली है तो उस इनकम को कमाने में जो भी खर्चा है वो इसी साल लेके चलो साथ साथ, ताकि इनकम के साथ एक्सपेंसेस मैच हो जाएं। तो बेटे ये खर्चा कैसे लिखूं? आपको कितने रुपए लेने बाकी हैं? 3 लाख। अब 3 लाख में से 5% का हमें डाउट है, तो 15,000 हमारा प्रोविजन बनेगा, जिसकी जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर प्रोविजन आ जाता है 15,000 का, और प्रोविजन के नाम से एक नया लेजर खुल जाएगा पर्सनल के अंदर, प्रोविजन के नाम से, और यहाँ लिख देंगे हम बाय P&L। कितने का? 15,000। और फिर ये लेजर बैलेंस होकर बैलेंस शीट में चला जाता है बेटे लायबिलिटी साइड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर आपके डेटर कितने हैं? अरे 3 लाख ही तो थे, और ये जो प्रोविजन यहाँ दिखाया है ये प्रोविजन यहाँ नहीं दिखाते हम, फिर हम इसे यहाँ लाके माइनस कर देते हैं 15,000 का, तो 285। अब बताओ, आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालोगे? इसके अंदर से जितनी भी क्रेडिट सेल है आप उसे ले लो। बताओ ना, नीचे आपको क्या लेना है? एवरेज टीआर। एवरेज टीआर बेटे इससे, और बताओ 3 लाख लूं कि ये लूं? अगर आपने 3 लाख लिया तो क्या होगा, और अगर आपने प्रोविजन के बाद वाला लिया तो क्या होगा? अच्छा सोचो, अगर आप 20,000 प्लस 3 लाख लेते हो, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1,60,000। तो फिर हम डिनोमिनेटर में 1,60,000 रखेंगे। और अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी जगह पर कितना ले रहा हूँ? 2,80,000, तो फिर नीचे डिनोमिनेटर कितना आएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख आएगा ना? अब बताओ दोनों में से कौन से आपका रिजल्ट बड़ा आएगा और कौन से आपका रिजल्ट छोटा आएगा? अगर आपने डिनोमिनेटर बड़ा रखा, तो रिजल्ट छोटा आएगा। और हम इसका रिजल्ट, कोई भी बिजनेसमैन इसका रिजल्ट क्या चाहता है? हाई से हाई होना चाहिए, है ना? और हाई आपको कब मिल रहा है? जब आप ये लोगे। और ये पोजीशन कब आई? जब आप प्रोविजन को कंसिडर कर रहे हो। जब आप प्रोविजन कंसिडर कर रहे हो तो आपके क्लोजिंग घट गए, और जैसे ही क्लोजिंग घटेगा तो एवरेज भी घट जाएगा, है कि नहीं? और जैसे ही एवरेज घटेगा आपका टीआर का रिजल्ट भी घट जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए लॉ में साफ लिखा कि प्रोविजन आपको कंसिडर नहीं करना है जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालोगे, अदरवाइज आपका रेशियो मैनिपुलेट हो सकता है, हो ही जाएगा, हो क्या सकता है। बात समझ आई है कि नहीं? पक्का? आगे चलें, आइए। लो जी, इसी कैटेगरी के अंदर हमारा एक और रेशियो आएगा, वो है हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बेटे कैसे निकलेगा? ऊपर लेना है आपको नेट क्रेडिट
क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स तभी बनते हैं जब हम उधार पर माल खरीदते हैं। और नीचे आपको लेने हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस आप ये दोनों नोट पढ़ लो बस। बताना जब हो जाए, ठीक है। चलें बेटे। इसके अंदर हमारा एक रेशियो आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में नीचे तो आपको वर्किंग कैपिटल लेनी है, ऊपर लेना है आपको नेट आरएफओ। नेट आरएफओ का मतलब हर तरह की सेल, चाहे आपने कैश में बेची हो चाहे आपने क्रेडिट में बेचा हो। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपको बिजनेस के हर ऑपरेशन में मदद करती है। हर ऑपरेशन मतलब चाहे क्रेडिट सेल हो चाहे कैश सेल हो, इसीलिए आपको टोटल सेल इसके अंदर लेनी है। टोटल सेल का मतलब लेस ऑफ रिटर्न, यानी कि आपको नेट सेल लेने हैं, सही है। इसके अंदर आप बस ये दो नोट पढ़ोगे, बाकी कुछ नहीं। पढ़ लिया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लास्ट कैटेगरी जो आएगी प्रॉफिटेबिलिटी वाली, लीजिए अब हम लोग करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर आपके जितने भी रेशियोज हैं 1 2 3 4, हर रेशियो में न्यूमरेटर चेंज है और डिनोमिनेटर सेम है। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ भी बिना सेल के नहीं हो सकता। तो जब तक सेल है तब तक ही प्रॉफिट होंगे, इसीलिए इन सब का कंपैरिजन सेल के साथ किया जाता है। और कंपैरिजन हमेशा बेस्ट के साथ ही तो किया जाएगा, है कि नहीं? चलिएगा ज़रा। तो बेटे इसके अंदर हमारा जो पहला रेशियो है वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एक मिनट मैं अभी खोलता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जीपी अपॉन नेट सेल, नेट सेल और जीपी आप दोनों रीड कर लो। इसके अंदर कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, आए तो बताना मुझे, रटना मत। हो गया? तब बताते क्यों नहीं हो? मैं पूछता हूँ तभी क्यों कहते हो हाँ, या तभी खत्म होता है जब मैं पूछता हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे क्या पता कौन कितनी स्पीड से रीड कर रहा है। या तो तुम लोग रीड ही नहीं करते हो, बस ऐसे ही हाँ कह देते हो। हाँ पूछा है तो क्या हाँ ही कहना पड़ेगा, ना कैसे कह दें? ना कहेंगे तो और पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो इतने लंबे लंबे बातें बुलवा देते हो, मजाक यार।
अगला रेशियो इसके अंदर जो हमारा आएगा ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आपको पता है इन दोनों में से एक आफत है ना। 14-15 स्लाइड थी, आज भी करनी है 14-15? नहीं, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग रेशियो हमारा, अरे भाई इसके अंदर तो पूरी जनता है। ऑपरेटिंग रेशियो में आपको मेन रेशियो दिखा देता हूं बेटा। लो जी, ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर हमारा क्या क्या आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट लेनी है आपको और नीचे लेनी है नेट सेल। ये तो सबको पता ही है नेट सेल का। तो नेट सेल क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि इसके अंदर मौजूद होता है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि इस हिस्से के अंदर मौजूद होते हैं। भाई शॉर्ट में तो ऐसे बता पाऊंगा, डिटेल चाहिए तो बताओ, मैं खोल देता हूँ सारी स्लाइड्स, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सेटिस्फाइड? हाँ बोलो ना। जिसमें ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और वो लिखे होते हैं ना। चलो ठीक है, आओ देखो, कोई नहीं, सुनो। लो जी, लिंक खुलेंगे भाई, एक बार तो खुलेंगे, जो है सो है, यही दुनिया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से बनता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सबको पता है, 3-4 तरीके हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये होते हैं, इसके अंदर फिर लिंक हैं। आप यहां से मेन हिस्सा देख सकते हैं सारा, मतलब ये मेन स्लाइड है कह सकते हैं। देख तो लेकर है, ठीक है। हो गया? कोई डाउट शाउट? नहीं? बेटा एक है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हमें ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नीचे नेट सेल रखना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकला है आप दोनों लिंक चेक कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों मिलकर 100% बनाएंगे। मतलब अगर ये वाला रेशियो 70% है तो ये डेफिनेटली 30% होगा अपने आप ही बाय डिफॉल्ट। पढ़ो एक बार ज़रा सारा। पढ़ लिया? कुछ पूछना है? एक भी डाउट नहीं आ रहा भाई कसम से, बिल्कुल ही कूड़ा बैठा हुआ है। और क्या, कोई तो डाउट आना चाहिए। इतने क्या सारे के सारे तेज हो गए क्या? नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें ऊपर रखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नीचे रखना है नेट सेल। और आपको पता है इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सारे खर्चे माइनस होंगे ही होंगे और सारी इनकम ऐड होगी होगी, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इस रेशियो के अंदर। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं, इसको आगे बढ़ाओ। एक और रह गया हमारा लास्ट रेशियो इसी के अंदर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम यील्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप इसे।
ठीक है, इसके अंदर आपको रखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर डिविडेंड एंड बिफोर टैक्स। आपको पता है टैक्स तो इंटरेस्ट की वजह से है, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ तो टैक्स भी नहीं हो सकता। अब यहाँ डिविडेंड भी ऐड हो गया, क्योंकि आप एक ऐसा प्रॉफिट निकाल रहे हैं जो कि इन दोनों के काम आएगा। अच्छा, ये लोग बिजनेस से इंटरेस्ट लेते हैं और ये लोग बिजनेस से डिविडेंड लेते हैं, इसीलिए आपको नीचे क्या लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे ये दोनों मिलकर कैपिटल एम्प्लॉयड बनाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ऊपर रखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स, और नीचे रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट्स इट। और इस चैप्टर के अंदर क्या है, 1 मिनट चाहिएगा, बस समराइज कर लेते हैं इस चैप्टर को। मैं पहले देख लूँ, हाँ, दो मिनट तक रहेगी ये स्लाइड स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। और 4 स्लाइड हैं, 2-2 मिनट के लिए रहेंगी चारों स्लाइड्स। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। सारा डेटा ऐप पे अवेलेबल है, आप वैसे भी कभी भी रीड कर सकते हैं, पर फिर भी रिवीजन क्लास है तो एक बार अगर क्विक रिव्यू हो जाए तो कोई उसमें बुराई नहीं है। हो गया, अगली स्लाइड लगा रहा हूँ। इसके अंदर 4 रेशियोज आएंगे। ऐसा तो नहीं कभी एक ही शब्द को पकड़ रखा है उसी को पढ़े जा रहे हो बार बार, मतलब रीड कर रहे हो ना। कोई देख रहा है टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट, और उसी को रीड करे जा रहे हैं बार 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 बार। हो गया। इस टाइम पे मैं तुम्हें फिजिक्स का भी कोई कंसेप्ट दिखाऊंगा ना स्क्रीन पे, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, आप सब कर सकते हैं। हो गया, ये भी हो गया, मैं समझ सकता हूँ। और एग्जामिनेशन डेज में तो ना बच्चे को कुछ भी दे दो, कुछ भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट भी दे दो ना, वो भी करके दे देगा कि ले ये लो, और बताओ और कुछ है।
हो गया भाई, कर भी रहे हो। चलो बेईमानी तो करोगे तो खुद से ही तो करोगे। हो गया पक्का? कोई डाउट्स? ठीक है, क्लास यहीं पर एंड करेंगे।